में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। 21वें वर्ष में हम फिर यहाँ राष्ट्रीय कमेटी के रूप में मिल रहे हैं। देश के 12 प्रांतों के प्रतिनिधियों ने यहाँ उत्साहपूर्वक भाग लिया और देश की राजनीतिक स्थिति की समीक्षा की और उसके अनुसार देश में एक प्रखर सांगठनिक अभियान चलाने का निर्णय लिया। मोदी सरकार के कारण राष्ट्र में एक हिंदुत्व का बाहरी आवरण दिख रहा है, किंतु जमीन पर हिंदू हितों के प्रति शासन और प्रशासन का खोखलापन सामने आ रहा है और पूरे देश में जमीनी स्तर पर हिंदुओं को विभिन्न जातियों, उपजातियों, समुदायों में विभाजित कर अलग अलग जातीय सांप्रदायिक राजनीतिक समीकरण बनाकर सत्ता सेवन की तैयारी चल रही है। सारे दल आपस में तालमेल कर एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसलिए कोई किसी से अच्छा है यह कहने की स्थिति में हम नहीं हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन दोनों की स्थितियां और भयावह हैं। यहाँ तुष्टीकरण के नाम पर नए वोट बैंक के समीकरण बनाए जा रहे हैं और जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जिस संस्कृति के कारण, जिन देवी देवताओं और तीर्थों के कारण, जिन पवित्र नदियों के कारण पूरे विश्व में इस प्रदेश की महिमा है, उसको घटाने का पूरा साधन यहाँ की सरकारें कर रही हैं। और जब हम हैदराबाद में आते हैं तो हमें सरदार पटेल का स्वाभाविक रूप से स्मरण होता है। यदि सरदार पटेल जैसा दृढ़ नेता नहीं होता, सूझबूझ संपन्न महापुरुष नहीं होता, तो आज इस जगह में हम इस प्रकार का कार्यक्रम कर पाते क्या? आज इसको हम भारत कह रहे हैं, यह सरदार पटेल की सूझबूझ और दूरदर्शिता का परिणाम है। क्या उस सूझबूझ और उस दूरदर्शिता से हमें सबक नहीं लेनी चाहिए? जिस प्रकार से हैदराबाद से निकलकर पूरे देश में एक पार्टी, पहले मोहल्ले की पार्टी थी और आज पूरे देश में उसका विस्तार हो रहा है, उससे देश के नए सिरे से इस्लामीकरण का खतरा और नए विभाजन के खतरे ज़्यादा बढ़ गए हैं। हमारी उस पर भी नज़र है। और हर प्रकार के संप्रदायवाद, विघटनवाद, जातिवाद, नेपोटिज्म माने परिवारवाद की काट है हिंदूवाद, राष्ट्रवाद। हिंदुत्व है तो भारत है और उस हिंदुत्व को, उस हिंदूवाद को, संपूर्ण हिंदुओं को एक जाति के रूप में, जाति कहते हैं जन्म को, जिसका जन्म एक जाति के रूप में उसे उद्भासित करना, उसे प्रकट करना और हिंदू वोट बैंक बनाना, पूरे देश में हिंदू वोट बैंक बनाना। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, नेपाल में, और किसी को बोलने की क्षमता नहीं है, कोई बोलना नहीं चाहता, कोई बोलता भी है तो कोई सुनता नहीं है। यह क्यों? इसलिए कि हिंदू एक नहीं है। छोटा सा देश इजराइल और उसके एक नागरिक के साथ छेड़छाड़ पूरे देश में कोई नहीं कर सकता, पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता। और हमारे हिंदू अपने देश में भी और जो बॉर्डर के बाहर हैं, जो बाउंड्री के बाहर हैं, विदेशों में हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है। गाजर मूली की तरह बांग्लादेश में, पाकिस्तान में काटे जा रहे हैं। नस्ली भेदभाव हो रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। और आश्चर्य तब होता है जब तथाकथित दलित और वंचित हिंदुओं को पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में उत्पीड़ित किया जाता है और भारत में दलित हितों के जो झंडा बरदार हैं, जो उनके तथाकथित प्रतिनिधि हैं, वे
अहिंदू तत्वों के साथ सत्ता के लिए तालमेल करते हैं, भारत में विघटन के बीज बोते हैं। जनसंघ इन परिस्थितियों का समाधान करके देश में एक प्रखर शुद्ध राष्ट्रवादी यथार्थवादी विकल्प देने के लिए तत्पर है। हमारी तत्परता का परिणाम है कि वाजपेयी जी सत्ता में आए, हमारी तत्परता का परिणाम है कि मोदी जी सत्ता में आए, हमारी तत्परता का परिणाम है कि कश्मीर घाटी से 370 हटाया गया, हमारी तत्परता का परिणाम है कि श्री राम जन्मभूमि का मामला हल हुआ। अब हमारी तत्परता का परिणाम होगा कि विश्व में हिंदू हितों का उसकी अनदेखी कोई नहीं करेगा, उसका उत्पीड़न कोई नहीं करेगा। हमारा लक्ष्य वहाँ है। यदि पूरे विश्व में मुस्लिमों की पार्टी हो सकती है, ईसाइयों की पार्टी हो सकती है, यहूदियों की पार्टी हो सकती है, उनके हितों की रक्षा, मानवाधिकारों की रक्षा है, तो पूरे विश्व में हिंदुओं की रक्षा, मानवाधिकारों की रक्षा क्यों नहीं हो सकती। और इसलिए जनसंघ आज नहीं, मैं आप लोगों को एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब हमारे नेता बलराज मधोक जी संसदीय समिति के हेड बनकर बाहर दौरे पर थे, तो उस समय यूरोप के नेताओं ने, उस समय यूरोप में सीडीपी पार्टियां ज़्यादा थीं, आज भी हैं, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टीज, उसके नेताओं ने जर्मनी में, फ्रांस में और राज्यों में, देशों में, उन्होंने बलराज मधोक जी से कहा कि जैसे हमारी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी है वैसे आपकी हिंदू डेमोक्रेटिक पार्टी है। हम डेमोक्रेट हैं, हम सेकुलर हैं, जो सही उसका अर्थ है कि किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, किसी को कहीं हतोत्साहन नहीं, लेकिन अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा करते हुए, देश की सुरक्षा करते हुए अन्यों के साथ सद्भावपूर्ण संवाद और सबके विकास का मार्ग प्रशस्त करना, यह हिंदुत्व, यह हिंदू राजनीति की परिभाषा है। इस परिभाषा पर हम लगे हैं। आर्थिक दृष्टि से दो चार शब्द में जोड़ना उचित समझता हूँ। पूरे देश में बेरोजगारी है, पूरे देश में महंगाई है, और उसको दूर करने के साधन हमारे नेताओं के पास नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े विश्वविश्रुत इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, लेकिन महंगाई और भ्रष्टाचार पर वो रोक नहीं लगा सके। उनकी सरकार 10 साल रहने के बाद भी देश अक्षम रह गया, कुछ कर नहीं सके, उन्हें जाना पड़ा। उसके बाद मोदी जी की सरकार चल रही है, उसके विकल्प में इन्होंने आर्थिक नीतियां बनाई होंगी, महंगाई और बाकी मुद्दों को इन्होंने, करप्शन के मुद्दे को इन्होंने अपना पॉल प्लैंक बनाया, केजरीवाल ने बनाया, लेकिन उसके बावजूद न दिल्ली न नई दिल्ली, दोनों सरकारों के यहाँ से महंगाई और करप्शन हटाने के लिए कोई ज़मीनी कारगर कार्रवाई दिखाई नहीं देती। तो ऐसे में हमारा मानना है कि जब भारतीय आर्थिक पद्धति, जिसमें करेंसी पर हमारा डिपेंडेंस लेस है, एकदम कम है, ना के बराबर, एक गांव में किसी के पास आलू है, किसी के पास चना है, किसी के पास गेहूं है, किसी के पास दूध है, किसी के पास तेल है, कोई लकड़ी का काम करता है, कोई लोहा का काम करता है, कोई सोना का काम करता है, कोई कपड़े का करता है, और एक गांव की अर्थव्यवस्था उसी गांव में एक दूसरे के सहकार कोऑपरेशन से पूरी हो जाती। करेंसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हम आरबीआई पर और उसके रेपो रेट पर, एमएसपी पर हम निर्भर नहीं हैं, और एक दूसरे के साथ सद्भाव भी बढ़ता है, प्रेम भी बढ़ता है, और हमारी अर्थव्यवस्था भी गांव की गांव में पूरी हो जाती। महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज्य में इस ग्राम केंद्रित अर्थव्यवस्था की जोरदार वकालत की, लेकिन बाद में देश के रहनुमाओं ने इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया, और शहरीकरण, औद्योगिकरण के नाम पर और एक प्रकार से गांवों की उपेक्षा की गई, और विशेषकर भारतीय अर्थव्यवस्था को सिरे से नकार दिया गया, जिसका दुष्परिणाम महंगाई और बेरोजगारी के रूप में दिखाई दे रहा है। अभी भी हमारे पास डेयरी प्रोजेक्ट हैं, टूरिज्म सबसे बड़ा सेक्टर है पूरे देश में, और तेलंगाना, आंध्र में तो कुछ कहना ही नहीं है। पूरे देश में ऐतिहासिक महत्व के ऐसे स्थान हैं जिन स्थानों पर यदि 2 लाख रुपए खर्च किए जाएं तो कम से कम 50 लोगों को रोजगार मिलेगा। टूरिज्म सेक्टर में पर्यटन को उद्योग बनाएं, तब कृषि को उद्योग बनाएं तो और भी लाभ मिलेगा। और यदि किसी एक स्थान में 2 करोड़ रुपए भी लगाए जाएं तो आज की तारीख में कोई ऐसी फैक्ट्री, कोई ऐसा हम निर्माण नहीं कर सकते जिसमें 20 लोगों को भी रोजगार मिले। लेकिन टूरिज्म जो है, अब उसके लिए हमें सेकुलर इंडिया से आगे हिंदू इंडिया, सनातन इंडिया में जाना पड़ेगा, स्वाभाविक है। अब नासा से फोटो आते हैं राम सेतु का, तब हमारे लोग मानते हैं कि ये सही है।
वाल्मीकि रामायण को नहीं मानते, ये दुर्भाग्य है। तो रामायण महाभारत कालीन हमारे जो ऐतिहासिक स्थान हैं, उन स्थानों का यदि सरकार पुनर्व्यवस्था उनकी करे और उन्हें पर्यटन उद्योग के रूप में उन्हें चिन्हित करे, उन्हें टूरिस्ट स्पॉट के रूप में घोषित करे, तो बहुत सारे लोगों को और बड़े मज़े से रोजगार मिलेंगे, काम मिलेंगे और उनकी जीविका भी उन्हें प्राप्त होगी। तो हमारी आर्थिक नीतियाँ बड़ी स्पष्ट हैं। विदेशों से जो हमारे देश में उपद्रव हो रहे हैं, कई प्रकारों के नशे, अभी आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह को थोड़े दिनों पहले सुना होगा, जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किस प्रकार पाकिस्तान से पंजाब में, अपने भारतीय पंजाब में नशे की खेपें और हथियार पहुंचाए जा रहे हैं और देश को तंगो तबाह करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, उस पर उन्होंने खुलासा किया था। और उस पर मैं उन्हें साधुवाद देता हूं कि उस पर उन्होंने अपनी पार्टी से भी बगावत करके और एक सैनिक का धर्म, एक राजनेता का धर्म निभाया और सत्ता से ऊपर हटकर उन्होंने देश की सुरक्षा को प्रमुखता दी। चीन से खतरे हैं, चीन प्रतिदिन समस्या उत्पन्न कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट से लेकर उत्तराखंड तक जहाँ जहाँ हमारी बॉर्डर है, हिमालय के कई क्षेत्रों में उसकी घुसपैठ जारी है। इसी प्रकार बांग्लादेश से खतरा है। बांग्लादेश की कोई अपनी औकात नहीं है, लेकिन वहाँ से भी और तो और घुसपैठी बहुत ज़्यादा आए हैं। वो हमारे लोगों के हाथों से रोटी छीन रहे हैं, उनके सिर से छत छीन रहे हैं, उनके रोजगार छीन रहे हैं और सरकार एक प्रकार से पंगु है उनके सामने, उन्हें चिन्हित तक नहीं किया जा रहा है। वोट बैंक की रणनीति के तहत उन्हें बसाया जा रहा है, उन्हें आधार कार्ड दिया जा रहा है, कई जगह वोटर कार्ड दिए जा रहे हैं। ये सब ऐसी समस्याएं हैं जिनसे भारत और भारतीयों के हितों की रक्षा होनी चाहिए और इसके लिए जनसंघ अपने स्तर से काम कर रहा है। सामाजिक स्तर पर हम सभी जातियों, सभी वर्णों, सभी भाषाओं, सभी पंथों, सभी सभ्यताओं को जोड़कर एक भारत नेक भारत के इरादे के साथ काम कर रहे हैं, उस लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, हमारे यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, विशेषकर राजनीतिक भेदभाव ना हो और सरकार की सभी लाभकारी योजनाओं का लाभ जो नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके पास तक अवश्य पहुँचे। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता तत्परता से काम कर रहे हैं, उसका संकल्प उनके पास है। अन्य राजनीतिक दलों का भी यही काम है, लेकिन अन्य राजनीतिक दल केवल चुनावों के समय सक्रिय होते हैं। हम अपनी शक्ति के अनुसार अपने पॉकेट्स में, अपने क्षेत्र में, अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में हम सालों भर सक्रिय रहते हैं और हर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हैं, उसके लिए लिखा पढ़ी करते हैं, उसके लिए शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हैं। आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं? माइक जगदीश जी। हेलो जी, मीटिंग में अभी कौन बोल रहे हैं आप? अभी सर आपने टूरिज्म सेक्टर की बात की कि सबसे बड़ा सेक्टर है। इसके अलावा देखा जाए जैसे हुसैन सागर झील है, हुसैन सागर झील यहाँ का सबसे प्रसिद्ध है टूरिज्म के साथ देखा जाए तो वो सबसे अच्छा स्पॉट है। वहाँ पे हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन अभी तक सफाई के नाम पे जीरो। वहाँ से गुजरो तो भी इंसान सांस नहीं ले सकता। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी समस्या ये है कि करप्शन ने इस प्रकार सिस्टमैटिक स्वरूप धारण कर लिया है कि जो सरकारें काम करती हुई दिख रही हैं, उसके कार्यकर्ता के नाम पर उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो मिडिलमैन हैं, एजेंट्स हैं और ऑफिसर्स हैं, कुछ हद तक सबकी एक मिली भगत है। इसलिए वहाँ से अलॉटमेंट होते हैं, ऊपर से भी, चाहे यहाँ से भी, स्टेट से भी, और उसकी व्यवस्था बन जाती है कि इसमें क्या करना है, कितना करना है। इसके कारण अभी पिछले 70-75 वर्षों से लगातार विकास ही हो रहा है और हर क्षेत्र में वही समस्याएं ज्यों की त्यों हमारे सामने खड़ी होती हैं। इसमें आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि ग्रास रूट का कोई ऑनेस्ट लीडरशिप ये उभरे। जब तक ये नहीं आएगा, इस समय की समस्या यही है। इस समय की समस्या है कि ईमानदार और कार्यकर्ता का नेतृत्व नहीं है।
कार्यकर्ता का नेतृत्व ये राजनीति में कम हो गया है। राजनीति को कॉरपोरेट पॉलिटिक्स बना दिया गया है, जो कि वर्कर्स उनकी है, कार्यकर्ताओं की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, जिनका ज़मीन पर दखल है, जो ज़मीनी लोग हैं। तो हवाई हमारे यहाँ ऊपर से लहर चलाई जाती है। आप बुरा न माने तो मैं निवेदन करता हूँ कि मीडिया मेड लीडर्स हमारे पास हैं। इसके कारण एजिटेशन से उत्पन्न होने वाले, काम से उत्पन्न होने वाले लीडर कम हैं। इसके कारण ये समस्या आ रही है, वो दुरुस्त होनी चाहिए। इसके लिए देश में जितने प्रकार की एजेंसियां हैं उनका ध्यान इधर होना चाहिए, लेकिन पूरे देश की मोरोवर हालत यही है कि ले देकर सब चल रहा है। अखिल भारतीय संघ का 2022 का एजेंडा क्या रहेगा, आगे क्या कार्य करने वाले हैं? 2018 में तेलंगाना में हमारे 3 कैंडिडेट्स थे विधानसभा में। लोकसभा में हमने फिर छोड़ दिया 19 में, इसलिए कि देश की स्थितियां कुछ और थीं और हम कभी हिंदू हितों पर कुठाराघात करते हुए नहीं दिखना चाहते। हमारे 2 वोटों के कारण यदि कोई हमारी नज़र में हमारी विचारधारा या हमारी देश की विचारधारा के विरोधी तत्व जीत जाते हैं तो हमारे लिए वह कलंक की बात होगी। लेकिन 2018 दिसंबर में जो चुनाव यहाँ हुए थे उसमें हमारे 3 लोग थे। 22 में भी हम प्रयास करेंगे, चूँकि यहाँ हमारी पार्टी की बहुत पुरानी जड़ें हैं, गहरी हैं। आंध्र और तेलंगाना दोनों में 2 सेलेक्टिव जगह ही हैं, कुछ ही जगह हैं, लेकिन जहाँ हैं वहाँ हम मजबूत हैं, सक्रिय हैं। तो उस सक्रियता को बरकरार रखने के लिए हम चुनाव में अवश्य भाग लेंगे।